अच्छे नेता की परिभाषा क्या है सुशांत शुक्ला की नजरों में? देखिए, एक अच्छे नेता की परिभाषा ये है कि जन सामान्य के साथ, जन व्यवहारिकता के साथ सामान्य सद्भाव में आचरण करे। जैसे एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूँ। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ जब उनको मिला विरासत के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, तब नमक चावल की कीमत होती थी। उन्होंने भूखे को पेट भर अन्न दिया है। मोदी जी भूखों को पानी दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, आयुष्मान से इलाज दे रहे हैं, महतारी वंदन में आदि आबादी को सशक्तिकरण दे रहे हैं। किसानों के अन्न के एक एक दाना खरीदने की सुनिश्चितता इस सरकार ने तय की है। तो अच्छे नेता का विजन योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतरता है। वो अच्छे नेता व्यवहारिक धरातल पर दिखते हैं। अच्छा, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। कांग्रेस में भी अच्छे नेता, लेकिन दल गलत है। एक परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता पर आधारित विचारधारा पर चलने वाले लोग देश के कल्याण की बात नहीं कर सकते। आपने इतने गहरे गहरे जवाब दे दिए ना कि आप मुझे मौन कर दे रहे हैं अगले सवाल के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं। देखिए, आप एकदम जवाब बेबागी से देते हैं और मैं यही चाहूंगी कि आगे भी कंटिन्यू रहे, आप डिप्लोमेसी ना दिखाएं। हमारे प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं, विजय शर्मा जी, अरुण साव जी। अरुण साव जी तो आपके क्षेत्र के भी हैं, तो ज्यादा किससे दोस्ती है आपकी? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के दोनों महामंत्री रहे हैं। हाँ। एक अध्यक्ष रहे, एक महामंत्री रहे। अरुण साव जी राजेश मूडत जी के साथ महामंत्री थे युवा मोर्चा के। वो मेरे विद्यार्थी परिषद के सीनियर हैं। और विजय शर्मा जी के साथ मेरा सौभाग्य रहा है साथ काम करने का। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मैं उस समय राष्ट्रीय टीम में युवा मोर्चा के था, जब नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो क्लोज वाला विषय नहीं, वो दोनों मूल रूप से कार्यकर्ता है और ये उनके कद, आचरण, व्यवहार में दिखता है। दोनों परिपक्व नेता हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने के लिए आकंठ मेहनत कर रहे हैं। यानी अगर मैं एक स्वीकारता के साथ कहूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के उन्मूलन में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय किसी एक नेता का जाएगा तो इतिहास के पन्नों में विजय शर्मा जी का नाम अंकित हो गया है। बिल्कुल। लेकिन छत्तीसगढ़ की सड़कों को ठीक करने का जिम्मा किसी को बढ़ जाएगा तो भी इतिहास के पन्नों में अरुण साव जी के खाते में जाएगा। और देखिए, यही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो बार बार खुद कह रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जो पार्टी के बारे में सोचूंगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, मैनेजमेंट वाली पार्टी है। उनके कार्यकर्ता डगमगाते नहीं। और आपका तो विद्यार्थी परिषद का भी बैकग्राउंड रहा है। मैं आपको स्पष्टता के साथ कह दूं कि हमारे मूल में भारत माता की जय घोष का शब्द आता है। भारत एक रहे, संगठित रहे, अखंड रहे और यहाँ का जन जन समृद्धशाली रहे। इस परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी संघ का राजनीतिक मोर्चा है। और ऐसे कितने परिवार हैं जो हम जैसे के होने के कारण आज हम जो हैं, उसके पीछे असंख्य कार्यकर्ताओं का तप, तपस्या और बलिदान है। तब हम जैसे सामान्य जीवन के निकले कार्यकर्ता विधायक के रूप में सदन में आवाज बुलंद करता है। वो लोग नहीं है कि हमने किसी का जिंदाबाद चिल्लाया, उसके खास हो गए, उसके गुड बुक में आ गए इसलिए विधायक हो गए। पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ खोके ही आया है। आप नक्सलवाद पर कल चर्चा हो रही थी, मैं केदार कश्यप जी को भावुक होते देख रहा था। मैं केदार कश्यप जी के पिताजी बलिराम कश्यप जी का भी सानिध्य पाया हूँ, उनके भाई तानसेन जी का भी सानिध्य पाया हूँ। और कल मैं उनको देख रहा था कि नक्सलवाद के विरुद्ध बोलते हुए कठोरता से बोल रहे थे और उनके चेहरे में एक भी हिचक नहीं थी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए। ये संघर्ष की गाथा आपके माध्यम से वहां तक पहुंचे कि सिर्फ सत्ता का पद हमारे लिए मायने नहीं रखता, विचारधारा हमारे लिए मायने रखती है, ताकि राष्ट्र मजबूत हो, छत्तीसगढ़ मजबूत हो। बिल्कुल। तो ये बताइए अब विधायक जी कि अगर आपको ये ऑफर मिलता है, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो नितिन नवीन की टीम में जाना या फिर छत्तीसगढ़ में मंत्री बनना, तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, वर्तमान में कुछ बनने से अच्छा है कि कुछ बना रहना। तो जो मेरे पास वर्तमान दायित्व है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मूल दायित्व है और निर्वाचन की दृष्टि से जो दायित्व है वो विधायक का है और सदन के अंदर दल का मैं सचेतक हूं। तो तीनों भूमिकाओं के साथ ईमानदारी से न्याय कर पाऊं, ये आज का प्रयास है। आने वाले समय में भविष्य में क्या तय होगा राजनीतिक धरातल पर, वो भविष्य जाने। वर्तमान में जीना ही ज्यादा सुखद है। बिल्कुल। देखिए, अब तो चाय भी आ गई है। तो विधायक जी, अब चाय भी आ चुकी है, सवालों की बहुत सारी आप ले आए। हाँ। और अब बारी है रैपिड फायर की।
आपको कम शब्दों में जवाब देना और सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल यह है कि राजनीति में सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? आलोचना, अपनों की नाराजगी या टिकट की राजनीति? आलोचना। घर के लिए रोज कितने समय निकल पाते हैं आप? कुछ भी नहीं। मतलब टाइम फिक्स नहीं है, कोई भी टाइम नहीं होता। तो देखिए, नेता बनना इतना आसान नहीं होता है। और अंडर 50 नेताओं की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी में अब देखने को मिल रहा है कि कब ये अंडर 50 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष या बड़े बड़े दायित्व में चले जाएं पता नहीं। भाजपा की खूबसूरती है हाँ। आंतरिक लोकतंत्र की। बिल्कुल। कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? किसी बड़े बाप का बेटा नहीं है। एक चाय देश का वाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कौन है? किसी बड़े बाप का बेटा नहीं है। देश का गृह मंत्री कौन है? किसी बड़े बाप का बेटा नहीं है। और देश के जो तंत्र देख रहे हैं आप, उनमें कोई बड़े बाप का बेटा आपको दिखेगा नहीं। बिल्कुल। बड़े परिवारों से आया हुआ लोग नहीं दिखेंगे। सामाजिक जीवन के राजनीतिक वो उत्कृष्ट कार्यकर्ता जिन्होंने राष्ट्र को पहला लक्ष्य लिया है, वो आज वर्तमान में दायित्ववान है। तो अगला सवाल पूछ लूं आपसे, राजनीति से ब्रेक मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? भारत में ही घूमना चाहेंगे, गोवा, या फिर पहाड़ों में जाना चाहेंगे? कहाँ जाना चाहेंगे? मेरी पसंदीदा जगह तो केदारनाथ है। भोले के शरण में जाना मुझे पसंद है। तो भोले के शरण में जाएंगे केदारनाथ, अगर, महाकालेश्वर, यानी पहाड़ों में जाना देश के अंदर चाहेंगे। ही आपके जो बीच या पहाड़? धर्म स्थान। धर्म स्थान, मतलब वहाँ पे अगर बीच पहाड़ हो तो उन दो जगहों में कहाँ पसंद है? धर्म स्थान। धर्म स्थान जाएंगे। चलिए ठीक है। फोन में सबसे ज्यादा किसका कॉल आता है? कार्यकर्ता, परिवार या अफसर? अफसर तो मुझसे बचते हैं। कार्यकर्ताओं का फोन मैंने पूरे वीडियो समय भी उठाता देखे है। हैं। मैंने पूरे समय कार्यकर्ताओं के फोन उठाता हूँ। और ये गौरव है मेरा कि कार्यकर्ता ही सबसे ज्यादा फोन करें हाँ। और मैं उनका फोन उठाऊं, उनकी समस्या। ज्यादा फोन आने का मतलब ये कि मैं कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। ये मेरे लिए भी एक आईने के जैसा है कि जितनी कार्यकर्ताओं से चर्चा आपकी ज्यादा लंबी बनी रहेगी, आप उतने दिन तक सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता की उत्कृष्टता को प्राप्त करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि एक आदत जो परिवार बदलना चाहता है लेकिन आप नहीं बदल पा रहे? परिवार बदलना चाहता है और मैं नहीं बदल पा रहा हूँ। सोचना नहीं है विधायक जी, व्यवहार के साथ व्यापार की चिंता करना परिवार चाहता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपकी व्यस्तता ही इतनी है राजनीति में और लोगों के बीच में। विधायक जी, एक बात बताइए, अगर राजनीति में आप नहीं होते तो आप कहाँ होते? मेरे घर में शिक्षक बहुत है। मेरे पिताजी 8 विषय में MSc गोल्ड मेडलिस्ट, माँ भी 4 विषय में है। तो शिक्षा क्षेत्र में होता है। हाँ, जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं। मुझे भी लगता है कि एक ऐसा नेता जिससे आप प्रेरित हैं और एक ऐसा नेता जिससे आप राजनीतिक तौर पर असहमत होते हुए भी उनसे सीखते हैं, यानी एक फेवरेट नेता पक्ष का और एक अच्छा नेता विपक्ष का बताना है आपको। मेरा फेवरेट नेता आजीवन हाँ। अगर कोई रहेगा तो सद्दी कुमार दिलीप सिंह जुदेव, इनकी पाठशाला से निकला। और विरोधी नेताओं में अगर मुझे कोई अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है, जिसकी चाल चरित्र चेहरा राजनीतिक परिपक्वता को प्राप्त होता है, तो वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट आपको प्रेरित करते हैं? वाह। तो देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि सुशांत शुक्ला से आप कोई भी सवाल पूछेंगे वो बेबाकी से जवाब देंगे। उन्होंने बता दिया कि असहमति रखते हैं विपक्ष से, लेकिन अच्छे नेता को अच्छा नेता सुशांत शुक्ला कहते हैं। तो खुद को 3 शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? खुद को 3 शब्दों में परिभाषित करना हो तो सुशांत शुक्ला कार्यकर्ता के रूप में परिभाषित कर सकता हूँ। जो जनमानस की अपेक्षाएं हैं और जो कार्यकर्ताओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, दल के प्रति जिम्मेदारी और जनता के प्रति जो हमारी निष्ठा है, उस दोनों को तालमेल के साथ अगर इस दायित्व पर बने रहना, यही सबसे बड़ी चुनौती और ये बना रहना ही मेरे लिए आवश्यक है। कि जो बुनियाद हमने बिगड़ी हुई पाई है विरासत में, उस बुनियाद को ठीक करके एक अच्छा भवन बन सके, जो हमारा भी काम करने का जो अंदाज है वो उस पन्नों पर लिखा जा सके, इतिहास हमें याद रखे। बिल्कुल। ये बताइए विधायक जी कि आपको कभी ऐसा लगता है, या फिर जैसा कि आपने बताया कि भी आप अपने परिवार की 4थी पीढ़ी हैं और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कभी अपने बच्चों के लिए ऐसा सपना देखते हैं कि वो आपके जैसे नेता बने या फिर इस राजनीतिक सफर में आए? देखिए, अगर व्यवहारिक तौर पर पूछे तो सामाजिक जीवन का राजनीतिक कार्यकर्ता होना कठिन है। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये हमारी योग्यता थी।
लेकिन आने वाली समय में ये पीढ़ी इसी को स्वीकार करे तो फिर आप परिवारवाद का आरोप लगाने लगेंगे। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने वो शिक्षा के आधार पर, वकील का बेटा वकील बने शिक्षा के आधार पर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने शिक्षा के आधार पर, अनुभव के आधार पर सामाजिक जीवन को अगर किसी का परिवार स्वीकार करता है उस विषय पर भी चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए कुछ और सवाल है विधायक जी मेरे, जैसा कि नकटी गांव को लेकर विवाद गहराया हुआ है, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल है, आज सदन में भी वो मुद्दा गूंजा। तो आप लोगों का दिल नहीं पसीजता जब ऐसी खबरें नकटी जैसे हादसे होते हैं? नकटी जैसे हादसों में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आप लोगों ने बताना भूल गए कि कांग्रेस का वास्तविक चेहरा आपने नहीं दिखाया। कांग्रेस का वास्तविक चेहरा है क्या? कांग्रेस का वास्तविक चेहरा भूमाफियाओं के साथ, शासकीय जमीन को कब्जा करने वालों के साथ है। नकटी में जो अतिक्रमण हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था? आज जो जमीन आवंटन का विषय बार बार आ रहा है वो हाउसिंग बोर्ड द्वारा सामान्य आवासीय प्रयोजन के लिए जिला प्रशासन रायपुर से जमीन आवंटन का विषय था। और जब उस आवंटन के विषय में हम चर्चा का विषय बनाते हैं तो कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करके भाजपा के खिलाफ किया। मैं आज आपसे कुछ दिनों पीछे ले जाता हूं आपको। छेड़ी खेड़ी यहां पर एक जगह है, इन्हीं की सरकार में भरे बरसात में प्रशासनिक आवासों के लिए जमीन लोगों के घर उजाड़े गए। बिलासपुर का एक चांटापारा और गोड़पारा जगह है जहां भरी बरसात में इस सड़क निर्माण के लिए रोज घर उजाड़े गए। तब ये चुप क्यों थे? किसी भी प्रकार का प्रशासनिक या शासकीय भूमि पर कब्जा अवैध है और उसको संरक्षण नहीं होना चाहिए, ये मेरी मान्यता है व्यक्तिगत तौर पर। और अगर इससे कोई परिवार तकलीफ में है तो उस प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी कि उसका विस्थापन करे, जो माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर उनका विस्थापन हुआ है। इस पूरे विषय पर राजनीति करने वाले लोग प्रारंभिक दिनों पे नहीं जाना चाहते कि इस पूरी प्रक्रिया के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ किसने की। प्रशासन अपना काम कर रहा है। आज उन्होंने वो उठाया कि बरसात में आपने बेघर कर दिया लोगों को। अरे जो लोग पिछले 5 साल तक 18 लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए वो आज बात कर रहे हैं। विधायक जी मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा। सवाल इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक वक्त था ना आपने ना मैंने ना बहुत लोगों ने नहीं सोचा होगा कि नक्सलवाद पर जिस तरीके से बात हो रही है कि नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, डेडलाइन का अनाउंसमेंट मुझे याद है कि रायपुर से ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कि देश से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। लेकिन मैं देश का जिक्र नहीं, छत्तीसगढ़ का, इसलिए बस्तर का जिक्र करूंगी क्योंकि बस्तर सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। लेकिन योजना भी बनाई गई। सच सच बताइएगा, आपको भी यकीन था उस दौरान कि कैसी बात कर रहे हैं, हो जाएगा ना कि नहीं होगा? यकीन को यकीन तब हो जाता है जब मोदी जी और अमित शाह बोलते हैं। यकीन को यकीन हो जाता है। और अगर उन्होंने कहा है तो करेंगे। ये एक बार नहीं, कई बार उन्होंने सिद्ध किया है। चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे नक्सलवाद का विषय हो, चाहे गुजरात में क्रांति, औद्योगिक क्रांति का विषय, अनेकों ऐसे आयाम है जिन्होंने अपने इतिहास में उन्होंने दर्ज किया है। इसीलिए आधुनिक भारत का आधुनिक लौह पुरुष कहते हैं अमित शाह जी को। अब मैं विषय पर आता हूं कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश, तत्कालीन मध्य प्रदेश में किसकी देन थी? आज उसकी छोटी सी परिपाटी अभी आई है। हिडमा को आदर्श मानते हैं। वो हिडमा जिसने कांग्रेस की एक पीढ़ी को साफ कर दिया। आज मैं दिवंगत नेताओं को याद करके भावुक हूं कि वो ऊपर से कोस रहे होंगे कांग्रेस के वर्तमान विधायक दल को कि हिडमा पर अपने आप को, उनको आदर्श मानने वाले लोगों के लिए कांग्रेस के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक पीढ़ी साफ हो गई झीरम का। और 5 सालों तक झीरम का काला सच जेब में लेके मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति आज क्यों चुप है? कल नक्सलवाद पर धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। नक्सलवाद पर सिर्फ क्या भाजपा ने खोया? भाजपा ने खोया, कांग्रेस ने खोया, प्रशासन ने खोया, पुलिस ने खोया, पत्रकार जगत ने खोया। हर क्षेत्र के लोग इससे पीड़ित थे। आज जब धन्यवाद देने की बारी आ रही है तो सदन से वॉकआउट करके भाग गए। तो इनके चाल चरित्र चेहरे में फिर स्थापित करता हूं इस बात को कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा वर्ग भेद की राजनीति करके वर्ग विशेष को लाभ देकर देश की सत्ता तंत्र में बने रहने की व्यवस्था है। और ये छद्म गांधियों के नेतृत्व में चलने वाला कांग्रेस अब भारत में प्रासंगिक नहीं रह जाएगा, जैसे नक्सलवाद प्रासंगिक नहीं रह गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी खास बातचीत करने के लिए। और देखिए आपने सारे सवालों के जवाब भी दिए और आपने सुना विधायक सुशांत शुक्ला को
जिन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया है। जैसा कि इनके लिए मैंने शुरुआती में ओपनिंग में ही कह दिया था कि एक मुखर नेता हैं, एक युवा नेता हैं। जितने आक्रामक ये रहते हैं उतने ही ये वायरल भी रहते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं अभी राजनीति में आने के लिए। तो चलिए फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ, नए नेताजी के साथ और आपकी बात के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।